शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो वियतनाम और अमेरिका के रिलेशन को बताता है। वियतनाम यूएसए रिलेशंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वर्ल्ड फेस इन रिलेशन बिटवीन यूएस एंड वियतनाम सिंस कोल्ड वार हैज़ बीन रिमार्केबल। कोल्ड वार उस समय में चल रहा था अमेरिका और रसिया के बीच में। पूरा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरी दुनिया जो है दो धड़ों में बढ़ गई थी। एक पक्ष चला गया था दुनिया का अमेरिका की तरफ में और दूसरा पक्ष चला गया था रसिया के पक्ष में। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी थी जिन्होंने कहा कि नहीं, हाँ, ना तो हम अमेरिका की तरफ में जाएंगे ना तो हम रसिया की तरफ में जाएंगे। तो इन्होंने जो है एक अलग से अलायंस का निर्माण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद जब दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई तो दोनों देश अपने आप को महाशक्ति के रूप में उभारने की कोशिश करने लगे। हर क्षेत्र में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। कोई चंद्रमा में कह रहा है कि मैं पहले पहुंचूंगा, कोई कह रहा है मैं मंगल पर पहले पहुंचूंगा। इस प्रकार से कंपटीशन उस टाइम में चल रहा था। कोल्ड वार की कंडीशन उस समय में चल रही थी। कोल्ड वार की जब वो सिचुएशन चल रही थी, इसके बाद से जो हम चेंजेस देख रहे हैं वियतनाम और यूएस के रिलेशंस में, तो वो काफ़ी रिमार्केबल जर्नी मानी जा रही है। हम देखते हैं कि 10 सितंबर को जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, जिनका नाम यहाँ पर बताया गया है नुगियोन पू ट्रोंग, इसके साथ साथ में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मीटिंग रखी थी वियतनाम में। ड्यूरिंग मिस्टर बाइडेंस विजिट, मार्किंग ए न्यू फेज इन द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। अमेरिका की तरफ से जब अमेरिका के राष्ट्रपति जाते हैं वियतनाम और दोनों देशों के नेता आपस में बातचीत करते हैं कि हमें इस क्षेत्र में सहयोग करना है, कौन कौन से मुद्दे उठाना है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक नया फेज़ चालू हो गया है बायलैटरल रिलेशनशिप का वियतनाम और अमेरिका के बीच में। The standout from this meeting was the elevation of US-Vietnam relations to a US-Vietnam comprehensive strategic partnership। अभी हाल फिलहाल में ये जो मीटिंग हुई है, इसको आप ऐसे करके सोच सकते हैं कि इससे अमेरिका वियतनाम जो रिलेशन है अब यूएस वियतनाम कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप में चेंज होने वाले हैं या फिर और उनमें सुधार होने वाला है। वहीं हम बात करें यूएस वियतनाम कंप्रहेंसिव पार्टनरशिप की, जो कि चालू हो गई थी, जिसका निर्माण हुआ या फिर चर्चा में रही 2013 से ही। ये काम किया गया था वियतनाम के प्रेसिडेंट ट्रोंग टान सेंग और यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा। तो पहली बार आप देखेंगे यूएस वियतनाम कंप्रहेंसिव पार्टनरशिप चालू होती है। अब यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी हमको देखने को मिल रही है उसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा आप एक ही पक्ष में जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, या फिर कभी अच्छा कभी बुरा, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो यदि हम कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री की बात करें, यूएस इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम ड्यूरिंग द कोल्ड वार, दिस एलिवेशन मार्क ए सिग्निफिकेंस स्टेप अप। यदि हम जो है कोल्ड वार के टाइम पीरियड से ही देखें और वियतनाम में इन्वॉल्वमेंट देखें यूएस का कैसा रहा, तो ये काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट स्टेप अप माना जाएगा। वियतनाम्स रिजर्वेशन अबाउट एंटरिंग इनटू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विथ यूएस हैव बोथ कंटेम्प्ररी एंड हिस्टोरिकल रिलेवेंस। वियतनाम ने ये सोचा था कि हम जो है अमेरिका के साथ में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करने वाले हैं, तो इसको आप कंटेम्प्ररी और हिस्टोरिकल रिलेवेंस बोल सकते हैं। कंटेम्प्ररी मतलब होता है समकालीन और हिस्टोरिकल बोला जा रहा है इस चीज़ को। अब वियतनाम यदि शामिल हो रहा है अमेरिका के साथ में, रिलेशन को बढ़ावा दे रहा है, तो इसका सीधा सीधा जो मुद्दा चला जाता है, सीधा सीधा जो रीजन जाता है वो चाइना को लेकर के जाता है। चाइना से सब देश परेशान हैं, वियतनाम भी परेशान है, इंडिया भी परेशान है। तो वियतनाम ने सोचा क्यों ना, यदि मुझे चाइना को काउंटर करना है तो मैं अमेरिका के साथ में पार्टिसिपेट करूं। चाइना का जो ग्रोविंग बेलीग्रेंस है, बेलीग्रेंस वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एकदम उसने दिमाग में बैठा के रखा है पैसिफिक थिएटर में कि भाई अपना यहाँ पर राज होना चाहिए पैसिफिक ओशियन में।
फेल्ट मोस्टली पल्पेबल इन द वाटर्स सराउंडिंग वियतनाम एंड द ब्रॉडर साउथ चाइना सी। चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वियतनाम के किनारे वाला कोई वाटर सराउंडेड एरिया हो, वियतनाम को अपनी सीमा सुरक्षा करना है। ठीक है, चाइना से हमेशा चिंतित रहता है, इसलिए सोचा कि मुझे अमेरिका की तरफ में जाना चाहिए। वियतनाम वार की हम बात करेंगे एंड इट्स थिंकिंग अराउंड यूएस एंड अदर कंट्रीज़। और उसने यूएस के बारे में क्यों सोचा, अदर कंट्रीज़ के बारे में उसने क्या सोचा था। वहीं यदि हम अदर हैंड की बात करें, हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ वियतनाम्स कॉन्टेस्टेड रिलेशन विथ यूएस ड्यूरिंग द वियतनाम वार। वियतनाम के रिलेशन को हमें मेन रूप से देखना चाहिए वियतनाम वॉर के टाइम पीरियड में। एन एक्साइल रिलेशनशिप विद द कम्युनिस्ट स्टेट चाइना एंड सोवियत यूनियन कल्मिनेटिंग इन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप रही थी वो एग्जाइल वाली कंडीशन में रही। कम्युनिस्ट स्टेट चाइना एंड सोवियत यूनियन के साथ में कुल मिलाकर के ट्रीटी और ऑफ फ्रेंडशिप यहाँ हमको देखने को मिली। फिर वियतनाम ने सोवियत यूनियन के साथ में भी कोऑपरेशन किया 1978 में। हैड टुगेदर इम्पार्टेड ए डायरेक्शन डायमेट्रिकली अपोजिट टू यूएस इंटरेस्ट। अब जब आप जो है रसिया के किनारे चले गए हो तो जाहिर सी बात है कि आप अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ में जा रहे हैं। अभी तक देखा जाए ना तो वियतनाम ने 4 स्टेट ऐसे हैं जिनके साथ में कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हासिल करी है, वो है चाइना, रसिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया। बाद में फिर दिमाग पलटता है वियतनाम का, तो वो कहता है कि नहीं, अब अमेरिका के साथ में भी हमको दोस्ती बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पेरिस पीस एकॉर्ड की। दिस ईयर मेक 15th एनिवर्सरी ऑफ द पेरिस पीस एकॉर्ड साइन इन 1973 टू एंड वियतनाम वार। वियतनाम में जो युद्ध चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए पेरिस पीस एकॉर्ड लाया गया था और उसकी अभी हाल फिलहाल में 50वें नंबर की एनिवर्सरी चल रही है। मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज इन वियतनाम्स रिलेशन विथ यूएस हैव कम ए लॉन्ग अवे। इससे हम देखते हैं कि वियतनाम और यूएस के जो रिलेशनशिप है उसमें हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली। मिस्टर बाइडन की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, आज के टाइम में वियतनाम को भी काउंट किया जा रहा है एज ए यूएसएस लीडिंग रीजनल पार्टनर इन द रीजन। इस रीजन में पार्टिकुलरली कौन से रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका भी कुछ पॉलिसी लेकर के आ रहा ताकि चाइना का जो दबदबा है उसको कम किया जा सके। तो इस मामले में वियतनाम को भी अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर मानता है, पार्टनर मानता है अमेरिका। वियतनाम 10वें नंबर का लार्जेस्ट गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का 2020 में। टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड की बात करें, चाहे वो गुड्स हो एंड सर्विस हो, अमेरिका और वियतनाम के बीच में लगभग 92.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था और ये बढ़ गया था 2022 में 138 बिलियन डॉलर। फिर 2022 में मई के महीने में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था प्रॉस्पेरिटी के लिए, जिसको शॉर्टकट में IPEF बोलते हैं। इसको लॉन्च किया गया था अमेरिका के साथ में ताकि अमेरिका की तरफ से इसमें वियतनाम ने भी पार्टिसिपेट किया था, मतलब एज ए फाउंडिंग मेंबर के तौर पर। सब मिलाकर के तो यूएस है, वियतनाम है एंड सम है अदर 13 कंट्रीज टू रिवाइव वाशिंगटन्स इकोनॉमिक डायनामिक्स इन एशिया पैसिफिक। दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार से बढ़ती ही जा रही है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों देशों की तरफ से नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और जब ये नेता लोग आते जाते हैं तो कुछ ना कुछ कहना चाहिए हस्ताक्षर होते हैं ट्रेड को लेकर के या फिर अन्य चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने वियतनाम की यात्रा करी थी 2021 में। The meeting between Secretary Austin and Vietnamese Minister of National Defense of Vietnam जनरल फान वैन गियांग, इनके साथ में मीटिंग होती है सिंगापुर में जून 2022 में।
इसके बाद यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनियो जे ब्लिंकन एंड ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने इसी साल यहाँ की यात्रा करी थी। तो इसका मतलब ये है, आप ये सोच सकते हैं कि रिलेशन जो है दोनों देशों के बीच में बढ़ते जा रहे हैं। आज के समय में हम देखेंगे यूएस वियतनाम की जो रिलेशनशिप है नए नए सेक्टर में फैलते जा रही है, जैसे कि पॉलिटिकल ट्रस्ट को बढ़ावा देना, साइंस के सेक्टर को मजबूत करना, टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करना, हेल्थ एंड डिजिटल इनोवेशन कोऑपरेशन करना, ट्रेनिंग ऑफ हाई क्वालिटी वर्कफोर्स, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड एस्टेब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइनाज इंक्रीजिंग असर्टिवनेस। चाइना का जो असर्टिवनेस है वो बढ़ते जा रहा है, उसको कैसे करके हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें आपस में आना पड़ेगा, दोनों देशों को डिफेंस से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। अब अगली जो सिचुएशन है यहाँ पर रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है, रसिया एंड यूक्रेन के बीच में युद्ध चलने के चलते चलते अब वियतनाम क्या है, बीच मझधार में फंस गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब रसिया से हथियार खरीदूं कि नहीं खरीदूं, उसके ऊपर यही क्वेश्चन खड़ा होता है। क्योंकि रसिया वियतनाम का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर माना जाता है, हैज़ बीन हिट बाय वेस्ट लेड सैंक्शन। क्योंकि अभी जो है वेस्ट ने बहुत सारे सैंक्शन रसिया के ऊपर लगा करके रखे हैं। दिस लिमिटेशन इन फेस ऑफ वियतनाम्स रिजॉल्व टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री कपल्ड विद एन एवर ग्रोइंग असर्टिवनेस फ्रॉम चाइना इज आल्सो ग्रेजुअली नजिंग वियतनाम इन ए न्यू डायरेक्शन। अब एक तो चाइना की अलग टेंशन है, कैसे करके मैं निपटूंगा। दूसरा, मैं जो रसिया से हथियार खरीद रहा था, अब वो ख़रीदता हूँ तो अमेरिका से नाराज़ हो जाएगा। तो बीच मझधार में अभी वियतनाम फंसा हुआ है। चाइना का जो ड्रामेटिक स्टेप्स रहा है 2014 में टू प्लेस ऑयल रिग्स इन वियतनाम्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड सब्सक्वेंट असर्टिव postures have tested its avowed policy to stay clear of the great power politics in the region। चाइना क्या काम कर रहा है, वहाँ पर ऑयल रिग्स खोदना चालू कर दिया है, जो कि वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। वहाँ पर जाकर के आप यदि प्राकृतिक संसाधनों की खुदाई चालू कर दोगे तो जाहिर सी बात है हमारे एरिया में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका सेंसेस एंड अपॉर्चुनिटी हियर, उसको पता है कि यहाँ पर मेरे पास में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एंड बॉल्स्टर द डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप वियतनाम इज़ ए की पीस ऑफ अमेरिकाज ग्रांड स्ट्रेटजी इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो अमेरिका अब अच्छी तरह से समझ गया है कि भाई यदि ये वहाँ से हथियार लेने में इसको दिक्कत जा रही है तो हथियार मैं इसको सप्लाई करूँगा। इसके साथ साथ में बात करी जाती है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है उसको कैसे करके प्रभावित किया जा रहा है। एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहा था मिस्टर बाइडेन की विजिट का कि हम जो है स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ फ्रेंड शोरिंग सप्लाई चेन इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री टू वियतनाम इवन एज इट सीक टू बूस्ट हनोइस चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। तो बताया जा रहा है कि हम जो है सप्लाई चेन जो है सेमीकंडक्टर की उसको बेहतर बनाएंगे वियतनाम में। इसके साथ साथ में हम बूस्ट करेंगे हनोई की जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको। अब चूँकि जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको एक्सपांड कर दी है बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, चिप बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं। There is a space for linking such partnership across broader realm of the Indo-Pacific with like-minded partner। लेकिन इस चीज़ को दोनों देशों तक सीमित रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे भी हमको बढ़ने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम इंडिया की इनिशिएटिव की बात करें टेक्निकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, तो इस प्रकार की चीज़ों के निर्माण के लिए हम भी जो है अमेरिका के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और हमने अमेरिका के साथ में एक MOU पर सिग्नेचर किया है कि भाई हम भी जो है मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं चिप का। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड है। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत यदि हम बात करें तो
ये कुल मिलाकर के ये जो समझौता रहा था ये शांति स्थापित करने के लिए था। अब्राहम एकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच में पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है। इजराइल और अरब जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में शांति स्थापित करने के लिए अब्राहम एकॉर्ड लाया गया था। इससे इससे पहले साल 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे भी पहले यदि हम बात करें तो 1994 में इजराइल और जॉर्डन ने अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि ये जो समझौता किया गया है इसके माध्यम से हम शांति स्थापित कर पाएंगे, एक प्रकार से ये नींव का काम करेगा। हालांकि इस समझौते में इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के संदर्भ में कोई बात नहीं करी गई थी। 13 अगस्त 2020 को इजराइल यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन इजराइल समझौते की घोषणा करी गई थी। यहाँ से हम अब एडिटोरियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अब्राहम एकॉर्ड की यहाँ पर बातचीत हो रही, पार्टिकुलरली इसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। ये जो हफ्ता रहा था ये काफ़ी एक माइलस्टोन, इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में। 3 years since the signing of the Abraham Accord between Israel and United Arab Emirates and Bahrain under the auspice of the US गवर्नमेंट। बीच में मध्यस्थता किसने किया था? अमेरिका की गवर्नमेंट ने किया था। इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज़ हैं वो इजराइल है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और बहरीन है। कैसे करके इनके बीच में हम शांति समझौता स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए अब्राहम एकॉर्ड के ऊपर साइन किया गया था और इसमें मध्यस्थता का काम किया गया था अमेरिका की तरफ से। 3 महीना के बाद में हम देखते हैं दिसंबर 2020 में मोरक्को ने ज्वाइन किया था इस प्रोसेस को, साइनिंग ए नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट विद इजराइल। फिर बाद में मोरक्को भी कहता है नहीं, हम इजराइल के साथ में रिलेशन ठीक ठाक करना चाहते हैं। यदि अब्राहम एकॉर्ड सफल हो पाया है, अब्राहम एकॉर्ड लाया गया है, तो कौन कौन से फ़ायदा एशिया को हो सकते हैं? देखिए, तो वेस्ट एशिया का जो स्टेबल फ्यूचर है वो बन पाएगा यदि अब्राहम एकॉर्ड सफल हो पाता है। तो द एग्रीमेंट हैव इन न्यू एरा ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड पीस दैट नॉट ओनली कनेक्ट गवर्नमेंट बट आल्सो ब्रिंग पीपल टुगेदर। इसके माध्यम से सरकारें आपस में घुल मिल रही हैं, रिलेशन अच्छे कर रही हैं, इसके साथ साथ में जो लोग हैं वो भी आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं या फिर लोगों को करीब लाने का ये काम कर रहा है। लोगों की लैंग्वेज अलग है, रिलीजियस बिलीफ अलग है, कल्चर अलग है, इसके बावजूद भी जो है लोग एक हो रहे हैं। अब्राहम एकॉर्ड हैव आल्सो ओपनड अप exciting opportunities for India and its thriving business communities। अब्राहम एकॉर्ड से भारत को भी फ़ायदा हुआ है, भारत की जो इंडस्ट्रीज़ है उसको भी फ़ायदा हुआ है, विच मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशन एंड एक्टिव इंगेजमेंट इन आवर नेशन। भारत भी संपर्क में है, हमारे देश की जो इंडस्ट्री है वो भी संपर्क में है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं ये जो अब्राहम एकॉर्ड है इसने ऑफ़र किया है कि कुछ जो है रीजनल कोऑपरेशन बना रहेगा। इवन सो द स्कोप ऑफ ट्रेड बिटवीन इजराइल एंड अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज इनकीस 74% बिटवीन 2021 से 22 के बीच में। आप देखते हैं इजराइल और अदर जो वेस्ट एशियन नेशन हैं उनके साथ में जो ट्रेड रिलेशन है, ट्रेड का जो स्कोप है वो कितना ज़्यादा बढ़ा है। 21 एंड 22 की बात करें तो इसमें हमें 74% की वृद्धि देखने को मिली है। अदर जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं मोस्टली नॉन एग्जिस्टेंट इन द पास्ट विच हैज़ स्काई रॉकेटेड। 2021 में विजिट फ्रॉम इजराइल टू यूएई इंक्रीज्ड 172%। बहुत सारे लोग जो है यूनाइटेड अरब अमीरात जा रहे हैं टूरिज़्म के हिसाब से। तो कुल मिलाकर के अब्राहम एकॉर्ड इसमें काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है। ठीक इसी प्रकार से हम विपरीत में ये कह सकते हैं कि इजरायली फ्लाइंग टू बहरीन, इजराइल से बहरीन जाने वाले जो लोग हैं
डायरेक्ट फ़्लाइट के माध्यम से उनमें भी हमको वृद्धि देखने को मिली है। इंडियंस के लिए कौन कौन सा बेनिफिट हो सकता है? पहले नंबर की बात यह है, रीजनल कनेक्टिविटी को हम इन्हेंस कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं हुआ करती थी। द वाइब्रेंट इंडियन डिस्पोरा इन द गल्फ नाउ हैज़ कन्वीनियंस ऑफ द डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन यूएई एंड इसराइल एज वेल एज बिटवीन इसराइल एंड बहरीन। जैसे कि इन देशों के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट है, वही डायरेक्ट फ़्लाइट हम भी चाहते हैं। इंडियन स्टूडेंट इन्जॉय कर रहे हैं ईज़ ऑफ ट्रैवल, उनका जो ट्रैवल है वो आसान हो गया है। इसके साथ साथ में gaining improved access to our universities and opportunities to explore international study program। यहाँ की जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पढ़ाई करी जाती है वही चीज़ जो है यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी, ये सारी चीज़ें इंश्योर करने की बात करी जाती है। इसके अलावा इस अकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसके माध्यम से इजराइल अपने रिलेशन को मजबूत कर सकता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के माध्यम से। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट है जो कि इजराइल, यूएई और जॉर्डन के बीच में हुआ है। इसके माध्यम से ये डिटरमाइन किया जा रहा है कि एक सोलर फील्ड टू सप्लाई 600 मेगावाट ऑफ पी इलेक्ट्रिसिटी टू इसराइल वुड बी इस्टेब्लिश इन जॉर्डन। जॉर्डन में 600 मेगावाट का आप एक सोलर फील्ड लगाने वाले हैं। इसके बदले में डीसाइलिनेशन प्लांट लगाया जाएगा इसराइल में एंड वुड डिलीवर 200 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर टू जॉर्डन। तो इस प्रकार से एक जगह ये चीज़ हो रही तो दूसरी जगह भी ट्रेड से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं। एक्सपांडेड रीजनल एंड मल्टी नेशनल कोऑपरेशन, इस अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से जो रीजनल एक्सपांडिंग है, मल्टी नेशनल कोऑपरेशन है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि जो कंपनीज हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा रहा है। हमने ये विटनेस किया है कि जो सब्सटेंशियल कमर्शियल कोलैबोरेशन है कंपनीज फ्रॉम यूएई, इजराइल, बहरीन एंड यूएस पार्टनरिंग विथ द इंडियन प्राइवेट सेक्टर, ये सारी जो कंपनियां हैं इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक ग्रुप यहाँ पर आया है जिसका नाम दिया गया है I2U2। यदि हम इस हाई लेवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें कि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप। I2U2 ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया है, फॉर्म बाय द इज़राइल, इंडिया एंड यूएई। इसका निर्माण किसने किया है? इज़राइल, इंडिया और यूएई ने किया है। एंड द यूएस, तो इज़राइल, इंडिया, यूएई और यूएस ने मिलकर के इस ग्रुप का निर्माण किया है। द अब्राहम अकॉर्ड मेड I2U2 ग्रुप पॉसिबल। इसके माध्यम से वाटर के ऊपर फोकस किया जाएगा, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाएगा। अब हम बात करते हैं यंगर जनरेशन को हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हम हमारे रीजन की बात करें तो 65% जो पॉपुलेशन है वो 30 साल के अंडर में ही हैं। तो इस प्रकार से यंगर जनरेशन को हमें अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है ताकि इनस्टेबिलिटी जो आई है उसको हम रोक सकें। इसके बाद सीधे हम चलते हैं ईरान के मैप की तरफ और देख लेते हैं ईरान से रिलेटेड मैप न्यूज़। तो यहाँ पर ये जो मैप आप देख रहे हैं ये ईरान का है। ईरान का पार्टिकुलरली हमने यहाँ पर फिज़िकल मैप लिया है। जब भी यहाँ पर आपको डार्क ग्रीन कलर दिखाई देगा इसका मतलब आप समझ लेना कि ये ऊंचा एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया है। तो मेनली यहाँ पर आपको जो माउंटेनियस रीजन देख रहे हैं वो है जाग्रोस माउंटेन। जाग्रोस माउंटेन आपको किधर पड़ेगा? यदि आप पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो पश्चिम की तरफ में, जैसे कि आप कुवैत की तरफ जा रहे हैं या फिर इराक की तरफ में जा रहे हैं तो जाग्रेस माउंटेन है। अब यदि हम बात करें एलबुर्ज माउंटेन की, तो एलबुर्ज माउंटेन के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा? आपको कैस्पियन सागर के किनारे किनारे आप देखेंगे ये बाउंड्री बनाने का काम करते हैं। अजरबैजान की तरफ जाएंगे, तुर्कमेनिस्तान की तरफ में जाएंगे तो अलबुर्ज माउंटेन पड़ जाता है।
काफ़ी सारे यहाँ पर रेगिस्तानी या फिर मैदानी एरिया भी हैं, पीले पीले कलर से आप इनको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बाउंड्रीज़ के साथ में ईरान अपनी सीमा को साझा कर रहा है। नॉर्थ की तरफ में यदि हम जाएंगे तो तुर्कमेनिस्तान के साथ में, फिर बीच में कैस्पियन सागर पड़ गया, और फिर आगे बढ़ते हैं तो अजरबैजान है, फिर तुर्की है, टर्की के बाद इराक है, इराक के बाद कुवैत सिटी है, फिर पर्शियन गल्फ़ के साथ में अपनी ये बॉर्डर को शेयर कर रहा है, और पूरा का पूरा फिर आपको यह गल्फ़ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ़ से ये ढका हुआ है। अफ़गानिस्तान के नीचे में फिर आ जाता है पाकिस्तान। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ में ईरान अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। अब यहाँ पर न्यूज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर आप देखेंगे ज़्यादातर जो महिलाएं हैं आज के समय में ना आज़ादी चाहते हैं, चाहे वो पहनने ओढ़ने की आज़ादी हो, चाहे फिर घूमने फिरने की आज़ादी हो, चाहे वो घर में डिसीजन लेने की आज़ादी हो। एक तो आज का समय कह रहा है कि महिलाओं को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्री करेंगे उतना उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ कंट्रीज़ अभी भी ऐसी हैं जो कि सोचती हैं कि नहीं, उनको जो पहनावा ओढ़ावा प्रोवाइड किया जा रहा है उनकी कल्चर की तरफ से, धर्म की तरफ से, वो उनको सेफ करने का काम करता है। कल्चर ही ख़त्म हो जाएगी यदि वो बुर्का नहीं पहनेंगी, तो हम हमारी कल्चर को सेव करके रख रहे हैं, ऐसा ईरान की सरकार का सोचना है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि यदि कोई लेडीज़ जो है बुर्का पहनेगी, बुर्का पहनने से मना कर देगी, तो वो वहाँ पर अपराध माना जाएगा। इस प्रकार के कानून यहाँ पर पास किए गए हैं, ये किसकी तरफ से? ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से। अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था जबकि लोगों ने बुर्का जलाए थे कि हमको नहीं पहनना है, हम आज़ादी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप हाफ नेक्ड जा रहे हैं यदि पब्लिक स्पेसेस में, वुड आल्सो फेस लेंथी जेल इन टर्म, आपको लंबी जेल हो सकती है। इसलिए खास करके ईरान में जो रहने वाली महिलाएं हैं वो इस चीज़ को अब ध्यान में रखेंगी। कोई वुमेन है वो कार चला रही है और उसने हिजाब नहीं पहना है, और वीयरिंग इन अप्रोप्रिएट क्लोथिंग, आपने यदि अनुचित तरीके से कपड़ा पहना है, अब ये अनुचित को जो है मिसयूज़ किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियरिंग डेफिनेशन नहीं है। आपके ऊपर जो है 5 मिलियन रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर आपको लगभग $10 का कहना चाहिए, $10 इतना जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। अभी आपने हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा सुना होगा महसा अमीनी की डेथ हो जाती है। ठीक है, पुलिस कस्टडी में इनको रखा गया था और कहना चाहिए प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चरिंग किया जाता है। इन्होंने रूल को ब्रीच किया था, इसके चलते चलते इनको अरेस्ट किया गया था और इनकी फिर हत्या कर दी गई थी। तो फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा हिजाब को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। इसके बाद हम सीधे चलते हैं सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। अब ये जो सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाए गए हैं, पार्टिकुलरली किसी किसी स्टेट को स्पेशल किस्म की छूट दे दी गई है। सरकार को लगता है कि भाई देखो, ये जो स्टेट है, इस स्टेट का पार्टिकुलरली ये जो आधा हिस्सा है, यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, इनकी संस्कृति को हमें संरक्षित करना है। यदि विदेशी लोग आकर के यहाँ पर बस जाएंगे तो इनकी संस्कृति फिर बच नहीं पाएगी। तो सरकार सोचती है कि नहीं, आप लोग जो है वहाँ पर टेम्परेरी रहिए, बसने का अधिकार केवल उनको ही रहेगा। इस प्रकार से कुछ स्पेशल एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताया हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पर असम को 6A सेक्शन प्रोवाइड किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या है ना, असम में ये जो स्पेशल प्रोविज़न उसको दिया गया है 6A का सिटीजनशिप का, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जिसको लीड करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, वेडनेसडे के दिन डिसाइड करेंगे, और इनकी हियरिंग होने वाली है 17 अक्टूबर से। सीरीज ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सेक्शन 6A आखिर क्या है? ये एक प्रकार से स्पेशल प्रोविज़न है जिसको हमने इंसर्ट करे हैं 1955 के कानून में।
मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से, जिसको हम असम अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसको साइन किया गया था 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें शामिल थे असम मूवमेंट के लोग, ताकि प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके असामीज़ कल्चर को, वहाँ की हेरिटेज को, वहाँ की लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटीज़ को। यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए ये जो सेक्शन है ये वैलिड है, एंड कोर्ट से कहा है कि आप इस पिटीशन को डिसमिस कर दीजिए आफ्टर नियरली 40 ईयर्स सिंस द इनेक्टमेंट। 40 साल से ये लागू है और आप इसके ऊपर सुनवाई कर रहे हैं, तो क्या मतलब रहेगा। अब ये जो सेक्शन 6A है, इसके अंतर्गत बताया जा रहा है फॉरेनर हु हैड एंटर्ड असम बिफोर 1 जनवरी 1966 and been ordinarily resident in the state would have all right and obligation of Indian citizen। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे फॉरेनर जिनने एंटर कर लिया है 1 जनवरी 1966 से, 1 जनवरी 1966 को आप यहाँ पर असम में यदि एंटर करे हैं, या फिर आप जो है ऑर्डिनर तरीके से वहाँ पर जा कर के रह रहे हैं, तो आपको वही जिम्मेदारी रहेगी जो कि इंडियन सिटीजन की जिम्मेदारी रहती है। Those who had entered the state between 1 जनवरी 1966 and 25 मार्च 1971 would have the same right and obligation except that they would not be able to vote for 10 years। लेकिन 1966 से लेकर के 1971 टाइम पीरियड के बीच में जो लोग आए हैं उनके पास भी अधिकार सेम टू सेम है, ऑब्लिगेशन भी सेम है, बस केवल अंतर ये है कि आप जो है 10 साल तक वोट नहीं डाल पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्योरली साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पार्टिकुलरली ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी को कनेक्ट करके देखा जा रहा है गैलेक्सी के इवोल्यूशन से रिलेटेड। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, इसको हम कनेक्ट करके देख सकते हैं गैलेक्सी का निर्माण कैसे करके हुआ है। तो कैसे करके ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी को हम कनेक्ट करके देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी है, इसके चलते चलते ही फॉर्मेशन स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, गैस फ्रैक्शन का निर्माण हो रहा है, टाइम स्केल फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी, एंड फाइनली द ऑब्जर्व्ड मोर्फोलॉजी। इसके बाद इन्होंने कंपेयर किया था स्टार फॉर्मेशन का रेट कैसा है, गैस फ्रैक्शन कैसा है, टाइम स्केल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी ऑफ नियर बाई गैलेक्सीज, एंड इन्वेस्टिगेटेड द स्टेबिलिटी लेवल ऑफ ए सैंपल ऑफ 175 गैलेक्सी। इन्होंने 175 गैलेक्सी के सैंपल का अध्ययन किया था। थोड़ा सा इन्होंने तुलना भी किया था कि भाई जो है जो ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी की जो ग्रोथ है वो यदि चेंज हो रही है तो गैस का फॉर्मेशन कैसा होगा, तारों का निर्माण कैसा होगा। द स्पाइटजर फोटोमेट्री एंड एक्यूरेट रोटेशन कर्व डाटाबेस, इसके लिए उन्होंने जो हेल्प लिया था 175 गैलेक्सी का जो डाटा इन्होंने हासिल किया है वो स्पिट्जर फोटोमेट्री की सहायता से एंड एक्यूट रोटेशन कर्व की सहायता से इन्होंने ये काम किया था। वहीं यदि हम बात करें स्पाइरल गैलेक्सी की, जैसे कि हमारा खुद का मिल्की वे है, एग्जिबिट ए हायर मीडियन फॉर स्टार फॉर्मेशन रेट। इस प्रकार की मिल्की वे में हमको जो स्टार फॉर्मेशन का रेट है ना वो ज़्यादा देखने को मिलता है, लोअर स्टेबिलिटी है, लोअर गैस फ्रैक्शन है, एंड ए स्मॉलर टाइम स्केल फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी। इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा टाइम उसको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर इस स्टार का जो फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ में हो जाता है।